साधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चाव जनक शैल और संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं और मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो किससे, जैव, जो हम अभी पढ़ा है हमने, और अजैव दोनों ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और मृदा के अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, यानी सड़े गले पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी की क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। मृदा बनाने की क्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन और आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ये हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चाव और भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। तो सबसे पहली जो मृदा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें जलोढ़ मृदा। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो पहली मृदा जो हम पढ़ने वाले हैं वह है जलोढ़ मृदा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको हम ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ठीक है, तो हमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो जलोढ़ मृदा है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं तीनों, इनमें जो भी मिट्टी कंकड़ बहकर आता है, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार से जो है वो ये वाला मृदा जो है वो बना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये बहुत उपजाऊ होगा। यह संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बनी हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम हिम के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं और मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसे मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार पर घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। ठीक है, यानी कि 2 प्रकार की मृदा इसमें हम और पढ़ेंगे। एक तो पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो होती है भांगर। ठीक है, और अगर हम बात करें नई जलोढ़ मृदा तो उसे बोला जाता है खादर। ठीक है, तो जो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक नई जलोढ़ मृदा होती है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे हम बोलते हैं भांगर, सॉरी, जो पुरानी होती है उसे हम बोलते हैं भांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है
तो अभी हमने दो प्रकार की जलोढ़ मृदा पढ़ा, नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। तो नई जलोढ़ मृदा को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम क्या बोलते हैं, भांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसे हम क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है। अब देखो नई और पुरानी बनता कैसे है। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे हर साल अगर बाढ़ आती है, ठीक है, तो नदी अपने साथ कंकड़, मिट्टी, सिल्ट ये सब लेकर आएगी। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जब नदी का बहाव धीमे होगा तो नदी जब वापस जाएगी तो मिट्टी कंकड़ सब यहीं पर जम जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, पहले से एक मिट्टी की परत थी, उसके ऊपर एक नई परत आ गई, तो वहाँ की मिट्टी क्या है, हर बार नई होती चली जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ तो आया लेकिन आने वाले 4-5 साल फिर आया ही नहीं, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो कैसी है, पुरानी जलोढ़ मृदा वाली है, यानी वो क्या है, भांगर है। ठीक है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नदियाँ नई मिट्टी लेकर आ रही है तो वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ होगा ही होगा। ठीक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूनायुक्त होती हैं, जो इसको गन्ने, चावल और गेहूँ आदि अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो एक चौथा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ कौन कौन सी खेती की जाती है, तो गन्ना उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, ये सब चीज़ें जो है, दाल, सारी दालें वहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय, क्षारीय मतलब होता है नमक होना, ठीक है, नहीं, क्षारीय मतलब जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, एसिड होता है, बेस होता है, तो क्षार का मतलब बेस होता है। ठीक है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा काली मृदा, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ब्लैक सॉइल। इन मृदाओं का रंग काला, अब देखो इसका नाम ही काला क्यों रखा है, काली मृदा क्यों है, क्योंकि देखने में काली होती है। इन्हें रैगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। और काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा और जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ठीक है। यानी जो मेन हमें स्टेट याद रखना है, एक तो महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, और मालवा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर काली मृदाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। ठीक है। यानी कि मिट्टी में क्या है, मतलब ये चिकनी मिट्टी होती है, बहुत नमी होती है इसके अंदर, और इसमें पोषक तत्व मैग्नीशियम, पोटाश, चूना, कैल्शियम, कोबाल्ट ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है। इसलिए क्या है, बारिश आने से पहले जो है यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, किसान जो है खेतों को जोतना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब है लाल और पीली मृदा। जैसे लाल और पीला होता होगा इसका रंग, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी, अब देखो बच्चों, दक्कन पठार, ये आपने मैप ऐसे देखा, यहाँ पर जो है ये दक्कन पठार है। ठीक है। तो इस एरिया के बारे में बात हो रही है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर
पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इनके जल योजन के कारण होता है। ठीक है, यानी इनका रंग लाल और पीला होता है। ठीक है, और कुछ एरिया में पाया जाता है, ये हमें एक एक दो दो राज्य सबके पता होने चाहिए। अब है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इनमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसे ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी लेटराइट भी दो प्रकार का हो गया, एक जिसमें ह्यूमस होता है तो वहाँ पर हरियाली ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे अच्छे उगेंगे, और अगर ह्यूमस कम होगी तो जो है वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी जो है वो उग नहीं पाएगा। ठीक है, अब है मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं सरकार कर रही है। अगला टॉपिक है हमारा मरुस्थलीय मृदा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मरुस्थल में पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा। रेतीली होती होगी, कंकड़ होता होगा इसके अंदर। ठीक है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती है, कंकड़ युक्त होती है और नमक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक जो है वो बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है और इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमछादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिल्टेड यानी कि इसमें एसिड क्या है, अम्ल क्या है, ज़्यादा हो जाता है। और ह्यूमस रहित मतलब इसमें ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और ये मृदाएं जो है वो क्या होती हैं, उपजाऊ होती है। ठीक है, निचले क्षेत्र में जाकर के। ठीक है, तो अब एक बार जरा मैप से इसको देख लेते हैं हम और अच्छे से समझते हैं ज़रा, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा पूरा भारत। ठीक है, अब कौन से एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है एक बार हम मैप के थ्रू समझते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपका मैप पेपर में आता है, ये राज्य दे देंगे, पूछेंगे कि इस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें जो मेन देखो, अब ये आपको दिख रहा है, ये है ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। अभी मैंने लास्ट वीक ही मैप का एक पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किया है और आई होप आप लोगों ने देखा होगा, उसको समझा होगा और अच्छे से इसको एक बार याद कर लिया होगा। ठीक है,
तो अब एक बार अगर हम यहाँ से देखें, देखो बच्चों, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर्वत हैं, ये सिक्किम है यहाँ पर भी पर्वत है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये भी पठारी क्षेत्र है। तो क्योंकि यहाँ पर पर्वत हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वन ज़्यादा होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है किस तरह का मृदा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है वन मृदा मिलेगी, जो अपने लास्ट में पढ़ा है सबसे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जो लाइट ग्रीन कलर आपको दिख रहा है मैप के अंदर, लाइट ग्रीन, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो जो जलोढ़ मृदा होती है वो बनती है आपका नदी से। तो हमने पढ़ा है कि नदी कौन कौन सी है, मेन गंगा, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 नदियां हैं जिसकी वजह से ये वाला जो पूरा है, ये वाला मैदानी क्षेत्र जो है वो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हमने, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नदियों वाला, तो यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से नदी बहने की वजह से यहाँ पर क्या है, हर साल बाढ़ आती होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, जलोढ़ मृदा वाला होगा। तो ये जो एरिया है वो खेती के लिए उपयुक्त होगा, और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती होगी, ऑब्वियस सी बात है चावल, गेहूँ, दलहन, ये सब चीज़, गन्ना, ये सब चीज़ की खेती जो है यहाँ पर ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अब थर्ड हमें जो पढ़ना है वो है हमारा काली मृदा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखो एक मेन जो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र मैंने आपको याद, महान है जो राष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पर पाई जाती है काली मृदा, ठीक है, इसलिए कपास की खेती भी महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो एक मेन राज्य है काली मृदा का वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है, गुजरात का भी कुछ एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया क्या है आपका, ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा वाला है। अब अगर हम लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो ये जो हिस्सा है आपका दक्कन का पठार जो आपने पढ़ा, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह आता है, और नीचे का ये तमिलनाडु का कुछ एरिया आता है, कर्नाटका आता है। तो इन सब में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली और लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब अगर हम लेटराइट मृदा की बात करें तो जो लाइट पिंकिश कलर का आपको मैप में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर छोटा सा ये हो गया आपका, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मृदा, ठीक है। और ये है मरुस्थलीय मृदा, छोटा सा, जो राजस्थान, हमें पता ही है राजस्थान जो है वो क्या है, एक मरुस्थल है, तो इसलिए वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, जिसमें कि कंकड़ और रेत का जो कण है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट मृदा आपका ये वाले एरिया में भी पाई जाती है, ठीक है, त्रिपुरा, इधर आपका त्रिपुरा है, ये आपका ये कौन सा है बताओ, मिजोरम, ये नागालैंड, ये सब मैंने आपको स्टेट्स इसलिए याद करवाए हैं ताकि आपको इंडिया का मैप जो है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृदा अपरदन आपका मतलब क्वेश्चन तो आता ही है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आता है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन होता क्या है, ठीक है। तो मृदा अपरदन देखो बच्चों क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन है, मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, अब हवा की वजह से ये अगर लेयर कट रही है, या पानी जैसे मान लो बारिश आ रही है, उसकी वजह से ऊपर की जो लेयर है ये कट रही है और बह रही है पानी में, तो इससे क्या है, जो हमारा मिट्टी का जो ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है, ठीक है, वो बह रहा है, उसका जो मतलब कटाव या बहाव हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को ये मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल
मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें कि अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इसे उत्खात भूमि यानी कि ये है आपका बैड लैंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, देखो बच्चों कि मृदा का जो अपरदन है क्यों हो रहा है, इसके कुछ कारण हैं। जैसे वन उन्मूलन, तो मतलब पेड़ हम काटते जा रहे हैं, पेड़ की काटने, जैसे हमें पता है कि जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती है। लेकिन अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो फ्री हो जाएगी, पानी या हवा उसको आसानी से बहा करके लेके जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा खनन एक महत्वपूर्ण कारक है। खनन में जैसे मिट्टी को खोद करके उसे छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में क्या है कि जो मिट्टी है हवा और पानी के साथ बहकर चली जाएगी। या अति पशुचारण अगर होता है, जैसे चारागाह होते हैं, वहाँ पे पशु चराया जा रहा है और जो पशु हैं वो सारा घास खा जा रहे हैं, तो भूमि जो है वो परती पड़ जाएगी। तो इससे क्या है, मिट्टी जो है हवा और पानी के साथ बहकर चली जाएगी। ठीक है, या फिर निर्माण क्रियाएं, ठीक है, या अत्यधिक बारिश होना, ठीक है, तो या हवा की बहुत तेज गति होना, तो इन सब चीज़ों से क्या है, मिट्टी जो है वो कट जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन होता है। देखो बच्चों, जैसे ये दिखाया हुआ आपको डायग्राम में, देखो ये जो मिट्टी है ये ऊपर इधर वाला, ये जैसे पानी है क्या कर रहा है, इसको जैसे जैसे आगे जाएगा ये, और थोड़ा थोड़ा जो है ये इसको अपने साथ बहा करके ले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मिट्टी है ये वाली जो है कट करके पानी के अंदर घुल जाएगी। ठीक है, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि की गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। इसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करता है। इस तरीके से तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं। खेतों को कतारों में लगा करके रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करना है। इस रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब देखो कुछ तरीके बताए हैं कि मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। तो पट्टी कृषि के द्वारा हम रोक सकते हैं। ठीक है, रक्षक मेखला बना के रोक सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके रोक सकते हैं। पशु चराई को कम करके रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ तरीके हम अपना करके मृदा अपरदन को जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।